3 लाख रुपए, ये तो सच में बहुत ज्यादा है। और यही सवाल अब हमें भारत की तरफ ले आता है। यहाँ क्या हाल है? क्या एगामारी, ये वेमोरेलॉन भारत में उपलब्ध है? हमारी जो संस्था है CDSCO, क्या उसने इसे मंजूरी दी है? दुर्भाग्य से अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक भारत में CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एगामरी को औपचारिक रूप से मंजूरी नहीं दी है। ओ, इसका सीधा मतलब यह है कि यह दवा अभी भारत की दवा दुकानों या अस्पतालों में रेगुलर तरीके से उपलब्ध नहीं है। ओ, ये तो बहुत निराशाजनक खबर है उन परिवारों के लिए जो शायद इसकी उम्मीद लगाए बैठे होंगे। तो क्या उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं है? मतलब अगर अमेरिका, यूरोप, चीन में मिल रही है, तो भारत के मरीज इसे बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रास्ता बंद है। एक तरीका है, पर वो कह सकते हैं सीधा या आसान नहीं है। इसे कहते हैं नेम्ड पेशेंट इंपोर्ट प्रोग्राम। ये एक कानूनी रास्ता है। इसके तहत अगर कोई मरीज है और उसका डॉक्टर ये लिख कर देता है कि इस मरीज को एक खास दवा की जरूरत है जो भारत में अप्रूव्ड नहीं है और उसके लिए कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, तो वो व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए उस दवा को विदेश से मंगवा सकता है। अच्छा, ये नेम्ड पेशेंट प्रोग्राम, ये काम कैसे करता है? अगर कोई परिवार मान लीजिए इस रास्ते से दवा मंगवाना चाहता है, तो उन्हें क्या क्या करना पड़ता होगा? क्या प्रोसेस है इसका? प्रोसेस थोड़ा लंबा और सच कहूं तो जटिल है। इसमें कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो मरीज को अपने डॉक्टर से एक बहुत डिटेल्ड प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। उसमें साफ साफ DMD या जो भी MD है उसका निदान लिखा हो और ये भी लिखा हो कि वेमोरेलोन इस खास मरीज के लिए क्यों जरूरी है। इसके बाद उन्हें किसी अधिकृत इंपोर्टर मतलब ऑथराइज्ड इंपोर्टर से संपर्क करना होता है। जानकारी में कुछ नाम आते हैं जैसे इंडियन फार्मा नेटवर्क, जो इस काम में मदद करते हैं। ये इंपोर्टर फिर मरीज की तरफ से CDSCO के पास इंपोर्ट की परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए खास फॉर्म होता है, फॉर्म 12A, वो भरना पड़ता है। साथ में डॉक्टर का पर्चा और मरीज के ID प्रूफ वगैरह लगते हैं। ओके। फिर CDSCO उस एप्लीकेशन को रिव्यू करता है। वो देखते हैं कि जरूरत वाकई असली है या नहीं, सारे नियम कायदे पूरे हो रहे हैं या नहीं। अगर सब ठीक लगता है तो वो पर्सनल यूज के लिए दवा इंपोर्ट करने की इजाजत दे सकते हैं। और फिर इजाजत मिलने के बाद ही वो इंपोर्टर दवा बनाने वाली कंपनी या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके दवा मंगवा सकता है और दवा सीधे विदेश से मरीज के नाम पर भेजी जाती है। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ कागजी नहीं है, इसमें टाइम लगता है। हफ्ते, कभी कभी महीने भी लग सकते हैं और ये इंतजार का वक्त मरीजों और परिवारों के लिए बहुत मुश्किल होता है। बाप रे, ये तो सुनने में ही काफी लंबा और उलझावा लग रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, कीमत। आपने बताया चीन में ही कीमत 3.5 लाख तक थी। तो ये पूरा इंपोर्ट का तामझाम, शिपिंग, कस्टम्स, इंपोर्टर की फीस, सब मिलाकर भारत में ये कितने की पड़ती होगी? अंदाजा है कुछ? हाँ, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि दवा की अपनी कीमत, फिर इंटरनेशनल शिपिंग का खर्चा, इंश्योरेंस, कस्टम्स ड्यूटी जो लगती है और इंपोर्टर की सर्विस फीस, ये सब जोड़ने के बाद प्रति 100 ml बॉटल की कुल लागत भारत पहुंचते पहुंचते 3-3.5 लाख से 4 लाख रुपए या शायद कुछ मामलों में उससे भी ज्यादा हो सकती है। 3.5 से 4 लाख रुपए एक बॉटल के लिए? ये सुनकर ही मतलब ऐसे लगता है कि कितने परिवार होंगे जो इसके बारे में सोच भी पाएंगे, भले ही डॉक्टर कहे की जरूरत है। ये तो पहुंच के मामले में एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये कीमत ज्यादातर भारतीय परिवारों की पहुंच से बहुत बहुत दूर है और ये वही बात दिखाता है जो हम अक्सर कहते हैं, सिर्फ दवा का बन जाना काफी नहीं है, उसका जरूरतमंदों तक पहुंच पाना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही कहा। अच्छा, थोड़ा वापस दवा के असर पर आते हैं। आपने कहा कि ये इलाज नहीं है पर सुधार ला सकता है। तो किस तरह के सुधारों की हम उम्मीद कर सकते हैं? मतलब प्रैक्टिकली मरीज और परिवार क्या बदलाव महसूस कर सकते हैं? व्यवहारिक सुधारों की बात करें तो सबसे पहला और शायद सबसे अहम है बीमारी के बढ़ने की रफ्तार का धीमा होना। इसका सीधा मतलब है कि बच्चा या जो भी मरीज है वो अपनी फिजिकल क्षमताएं जैसे चलना फिरना ज्यादा लंबे समय तक बनाए रख सकता है। हर वो एक दिन, एक महीना जो बच्चा ज्यादा चल पाता है वो उस परिवार के लिए अनमोल होता है। हाँ बिल्कुल। दूसरा, कई मरीजों में एनर्जी लेवल्स में सुधार देखा जा सकता है। मांसपेशियों की फंक्शनिंग थोड़ी बेहतर हो सकती है। मतलब वो शायद थोड़ा ज्यादा एक्टिव रह पाएं, रोज के काम कुछ बेहतर तरीके से कर पाएं। अच्छा। तीसरा, जिसकी हमने पहले भी बात की, पारंपरिक स्टेरॉइड के जो गंभीर साइड इफेक्ट्स थे उनसे बचाव, वजन कंट्रोल में रहना, हड्डियां सुरक्षित रहना, बच्चे की ग्रोथ पर कम असर पड़ना, ये सब मिलकर क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बेहतर बनाते हैं। बच्चा ज्यादा हेल्दी महसूस करता है, दिखता भी है। तो कुल मिलाकर ये क्योर, ये ठीक होना भले ही ना हो,
लेकिन ये निश्चित रूप से एक बेहतर, ज़्यादा एक्टिव और शायद लंबा जीवन जीने में मदद कर सकता है। ये बीमारी के साथ जीने के तरीके को बदल सकता है, ऐसा कह सकते हैं। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पूर्ण इलाज नहीं है तब तक जीवन की गुणवत्ता में ऐसा सुधार भी किसी चमत्कार से कम नहीं है उन परिवारों के लिए जो हर दिन इस मुश्किल लड़ाई को जी रहे हैं। ये सिर्फ एक दवा की कहानी नहीं लग रही, ये उम्मीद की, विज्ञान की और संघर्ष की कहानी है। बिल्कुल, जैसा कि उपलब्ध जानकारी में भी इशारा किया गया है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए रिसर्च में होने वाला हर छोटा सा कदम भी एक बहुत बड़ी छलांग जैसा लगता है। ये लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं है, ये हिम्मत की, धैर्य की और एक अटूट विश्वास की लड़ाई भी है। एगामरी या वेमोरोलोन शायद वो जादुई छड़ी नहीं है जिसका हम सबको इंतजार है, वो क्योर नहीं है, लेकिन ये विज्ञान की एक ठोस, एक वास्तविक उपलब्धि जरूर है, एक मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि साइंस आगे बढ़ रहा है, प्रगति हो रही है, और ये उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक सच्ची किरण लेकर आया है जो बरसों से किसी बेहतर समाधान का इंतजार कर रहे थे। इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है जिस पे जोर दिया गया है, वो है भारत में जो दुर्लभ बीमारियां हैं, रेयर डिजीजेस, उनके लिए दवाओं की मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत। इसमें सिर्फ डीएमडी ही नहीं बल्कि एलजीएमडी यानी लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बेथलेम मायोपैथी, ऐसी कई और बीमारियां शामिल हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी सवाल है। देखिए, एक तरफ का हम विज्ञान की इस तरक्की का जश्न मनाते हैं कि वाह, नई दवा बन गई, बेहतर दवा बन गई, लेकिन दूसरी तरफ कड़वी सच्चाई ये है कि इन दवाओं का फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचने में बहुत देर हो जाती है या कई बार पहुंच ही नहीं पाता, खासकर भारत जैसे देश में और खासकर दुर्लभ बीमारियों के मामले में। हाँ, सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि चीन जैसे देश किसी दवा को सुरक्षित और असरदार मानकर मंजूरी दे देते हैं, तो भारत में उस प्रक्रिया में इतनी ज्यादा देरी क्यों होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल, हमें अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए रखने हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, वो जरूरी है, लेकिन दुर्लभ बीमारियों के लिए जहां मरीजों के पास न तो ज्यादा वक्त होता है, न ज्यादा विकल्प होते हैं, वहां हमें निश्चित रूप से अपनी रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को, मंजूरी देने के सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा स्ट्रीमलाइंड और तेज बनाने की जरूरत है। सही बात है। ये जो पर्सनल इंपोर्ट का रास्ता है, ये एक जुगाड़ जैसा है, एक विकल्प है, पर जैसा हमने देखा, ये बहुत महंगा है, बहुत जटिल है, हर किसी के बस का नहीं है। अगर दवा को देश में जल्दी मंजूरी मिले तो शायद उसकी उपलब्धता बढ़े, कंपटीशन आए, कीमत पर भी कुछ असर पड़े। ये दिखाता है कि सिर्फ साइंटिफिक तरक्की काफी नहीं है, हमें अपने हेल्थ सिस्टम को, अपने रेगुलेटरी सिस्टम को भी साथ साथ बेहतर बनाना होगा। तभी विज्ञान का असली फायदा समाज के उन लोगों तक पहुंच पाएगा जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उम्मीद तभी हकीकत बनती है जब वो पहुंच के अंदर हो। बिल्कुल सही कहा। वैज्ञानिक सफलता एक बात है और उस तक सबकी पहुंच हो पाना वो दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी चुनौती है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने ये जाना कि एगामरी यानी वेमोरोलोन डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मैनेजमेंट में एक नई पीढ़ी की दवा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पारंपरिक स्टेरॉयड वाले कुछ फायदे जैसे सूजन कम करना और मांसपेशियों की मदद करना ये तो देती है, लेकिन उनके जो गंभीर साइड इफेक्ट्स थे उन्हें काफी हद तक कम करती है। इससे जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। इसे अमेरिका, यूरोप और हाल ही में चीन में भी मंजूरी मिल चुकी है। चीन में तो ये डीएमडी के लिए मंजूर होने वाली पहली दवा बताई जा रही है, लेकिन भारत में हमारी संस्था सीडीएससीओ ने इसे अभी तक मंजूरी नहीं दी है। भारतीय मरीज अगर चाहें तो इसे नेम्ड पेशेंट इंपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मंगवा सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया काफी जटिल है और इसकी कीमत जो प्रति बोतल 3.5 से 4 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है, इसे ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर कर देती है। और सबसे अहम बात, ये डीएमडी का पूर्ण इलाज यानी क्योर नहीं है, लेकिन ये बीमारी के बढ़ने की रफ्तार को धीमा करके और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाकर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रगति जरूर है। और यहीं पर इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। जब विज्ञान इस तरह की जीवन बदलने वाली, मतलब क्रांतिकारी दवाएं विकसित करता है, जिनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है, जिन्हें हासिल करना इतना मुश्किल और महंगा होता है, खासकर इंपोर्ट के जरिए, तो फिर दुनिया भर के उन अनगिनत परिवारों के लिए जो ऐसी दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से हर रोज लड़ रहे हैं, उनके लिए इन वैज्ञानिक सफलताओं तक एक समान, एक न्यायसंगत पहुंच, जिसे हम इक्विटेबल एक्सेस कहते हैं, उसका असली मतलब क्या है? ये चुनौती सिर्फ दवा बनाने वाले वैज्ञानिकों या कंपनियों की नहीं है, ये हमारे हेल्थ सिस्टम की, हमारी पॉलिसीज की,
हमारी सरकारों की और शायद हमारी सबकी एक सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ी एक प्रणालीगत चुनौती है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि तरक्की का फायदा, उम्मीद की ये किरण सब तक कैसे पहुंचे, सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित ना रह जाए।